हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फ्लाई क्यू। देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश एपीयू के एग्ज़ाम की डेट जो है वो 10 जुलाई है ना। तो टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है, जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट, सभी उसमें सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। लॉ की भी है और जीके जीएस की भी है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है, तो उसका हम यहाँ मॉक टेस्ट या फिर मॉक टाइप में कह सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। तो आईपीसी का ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर है और सेक्शन 1 से 106 तक के जितने भी एमसीक्यू हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो धारा 1 किससे संबंधित है? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी। तो अगर इनेक्टमेंट की बात करें तो वो 6 अक्टूबर 1860 है, लेकिन अगर प्रवर्तन इनफोर्स की बात करें तो 1 जनवरी 1862 है। क्लियर? और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ही टेस्ट पेपर हम यहाँ पर वीडियो में एक एक करके प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कुछ आईपीसी के, सीआरपीसी के, इंडियन एविडेंस एक्ट की। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लियर? और नंबर है सर का 7500110314। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जारकर्म करता है जो उस देश में अपराध नहीं है, कथित अपराध का विचारण किया जा सकता है कहाँ पर? भारत में प्रथम श्रेणी के न्यायालय कहाँ पर किया जा सकता है? भारत में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा, जो वहाँ स्थित है जहाँ पे की कै पाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की जो महिला होंगी वो सब क्या मानी जाएंगी? महिला मानी जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? धारा 20 में किया गया है। ठीक है, और आप इसे एक टेक्निक से याद कर सकते हैं कि न्यायाधीश न्यायालय में बैठेगा और क्या कहलाएगा? लोक सेवक कहलाएगा। तो 19 में क्या है? न्यायाधीश, 20 में न्यायालय में बैठेगा और 21 में क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा या लोक सेवक कहलाएगा। तो टेक्निक से भी याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक लोक सेवक नहीं है। तो कौन सा लोक सेवक इनमें से नहीं है? सहकारी समिति का सचिव क्या नहीं होता? लोक सेवक नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु जंगम संपत्ति नहीं है? तो वृक्ष क्या नहीं होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? तो एक पट्टे की जो प्रतिलिपि होगी वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती। भारतीय दंड संहिता में सदोष हानि और सदोष लाभ को परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया है धारा 23 में, सदोष लाभ, सदोष हानि। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत लोप भी आता है। का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं लोप से होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित में से किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो कार्य और लोप को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? ये किया गया है धारा 33 में, कार्य और लोप को, कि कार्य शब्द कार्य की आवली का घोतक है और इसी प्रकार लोप शब्द लोपावली का भी, लोप की जो आवली है उसका घोतक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सही है? तो कूटकरण कहाँ पर दिया गया है? धारा 28 में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में दस्तावेज, लोप, ये सब गलत दिए गए हैं जवाब। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अक्षर में, ये स्टार्टिंग से नहीं था, कब से जोड़ा गया था? 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय दंड संहिता में कौन सा प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो धारा 34, 35 एंड 159 जो है ये किससे संबंधित है? संयुक्त दायित्व से संबंधित है।
धारा 34 के दिन सामान्य आशय का निम्न अर्थ होता है। सामान्य आशय का क्या अर्थ होता है भाई? सामान्य आशय का अर्थ होता है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 क्या है? ये सारभूत अपराध का कारित नहीं करती, बल्कि क्या है? मात्र साक्ष्य विधि का एक नियम ही है। ठीक है, आंसर होगा हमारा 2। सामान्य आशय से अभिप्रेत है, तो सामान्य आशय क्या होता है? सामान्य आशय से अभिप्रेत होता है ऐसा अपराध जो एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का भाग होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता होती है। जिसमें जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अक्सर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन कैसे होगा? मानो कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो। तो आंसर होगा हमारा 4। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा निर्मित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा वाद संबंधित है? तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस बहुत फेमस है, जो कि सेक्शन 34 से रिलेटेड है। बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट किससे संबंधित है? तो ये भी सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? तो आपराधिक कार्य सामान्य उद्देश्यों का अक्सर करने में किया गया हो, ये जरूरी नहीं है, सामान्य आशय होना चाहिए। एक्स एवं वाई दोनों जड़ की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जड़ पर कोई वार नहीं करता, वाई जड़ को मार डालता है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन है कि जब वो शांति से खड़ा रहता है तो एक्स क्या उसने कोई अपराध किया या नहीं? तो यहाँ पर होगा कि जड़ की हत्या करने के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी माने जाएंगे, क्योंकि दोनों का क्या था? सामान्य आशय था। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? केसेस को मिलान करना है। रैग बनाम गोविंदा किससे रिलेटेड है केस? और महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएन जॉर्ज। महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर किससे रिलेटेड है? सबसे पहले देखेंगे सामान्य आशय से। मैकनाल्टन का वाद जो है वो चित्तविकृति से संबंधित है। रैग बनाम गोविंदा का हत्या से। और महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएन जॉर्ज का वाद जो है ये है दुराशय से। ठीक है, तो क्या बना हमारा? देखिए, ए का हमारा हुआ 3। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? कूट बनेगा हमारा सी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अपराध को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में। भारतीय दंड संहिता में अवैध शब्द निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो, उपयुक्त सभी, ये सब क्या होंगे? अवैध कार्य होगा। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है, तो सेक्शन 52 में है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? तो निर्वासन अपदंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता? आजीवन निर्वासन का नहीं दिया जाता है। आजीवन कारावास का अर्थ है किसके लिए कारावास? संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि के कितने हो सकेगी? 1/4 तक हो सकेगी। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। तो कैसा कारावास अधिरोपित कर सकेगी? किसी भी भांति का। लेकिन अगर केवल जुर्माने से दंडनीय है तो केवल साधारण कारावास होगा। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने यदि एक अपराधी को कारावास व जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये देने से जुर्माने को दंडित किया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उस दिए जाने वाले कारावास की अवधि कितनी होगी? तो जितना वो मैक्सिमम कारावास दे सकता है उसकी कितनी होगी? 1/3 तक हो सकती है ना। अगर हमें क्या देना है? कारावास देना है, तो यहाँ पर कितना होगा भाई? यहाँ पर होगा 6 महीने। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा करती है? ये करती है सेक्शन 67। क्लियर?
नेक्स्ट है ऐसे अपराध के लिए जो केवल ऐसे अपराध के लिए, देखिएगा एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक्चुअली आंसर की में थोड़ा गलत आंसर दिया हुआ है कि सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33 कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने यदि एक अपराधी को कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाला कारावास की अवधि कितनी होगी? तो कितनी होती है? 1/4 तक होती है ना। और मैक्सिमम कितना कारावास दे सकता है? 3 साल तक का कारावास कौन दे सकता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो यहाँ पर 1/4 कितना होगा? 9 महीने होगा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 6 महीने नहीं है, 9 महीने है। और पीडीएफ में भी अगर आपको आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा 6 महीने, तो उसे करेक्ट कर लेना, उसे कर लेना आपको 9 महीने। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है। अब देखिएगा ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में जो कारावास होगा वो कारावास कैसे होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कारावास साधारण कारावास होता है। फिर एक सफल अभियोजन का परिणाम क्या होता है? अगर अभियोजन सफल होगा तो परिणाम क्या होगा? सिंपल सी बात है, दोष सिद्धि ही वहां पर होगी। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है? तो एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है धारा 73। एकांत प्रतिरोध अधिकतम कितने समय तक के लिए हो सकता है? तो एकांत प्रतिरोध की अवधि जो होगी मैक्सिमम कितनी होगी? 3 महीने हो सकती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर है पूर्व दोष सिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्धित दंड का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो ये है सेक्शन 75 में वर्धित दंड। भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्याय में से कौन एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है? तो कौन सा चैप्टर है जो सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन की बात करता है? चैप्टर 4। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो क्या होगा? फिर उसके बाद में ये होगा कि उससे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इग्नोरेंस जूरिस नॉन एग्जीक्यूटिव के सिद्धांत से तात्पर्य है, क्या कह रहा है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है और तथ्य की भूल क्षम्य है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विधि की जानकारी ना होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर कार्य युक्तियुक्त होना चाहिए तथा सद्भावनापूर्वक किया गया होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? तो आर वर्सेस टाल्सन का वाद। न्यायालय का अधिकारी ए वाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा सम्यक जांच के पश्चात विश्वास करके कि जड़ वाई है, जड़ को गिरफ्तार करता है। ए ने कौन सी भूल की है? तो उसने की है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए की जाती है? तो ये कहा गया सेक्शन 77 में। न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस धारा में आता है? ये आता है धारा 78 में, मतलब 78 में। एक जल्लाद जो मृत्युदंड देता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दाय से मुक्त हो जाता है? सेक्शन 78 में। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित कौन सी धारा विधि के भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? तो ये है धारा 79। क्या कहती है कि विधि की भूल क्या नहीं मानी जाएगी? क्षम्य नहीं मानी जाएगी। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जड़ को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। क्या सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति मर जाता है। क्या ने क्या कारित किया है? तो क्या ने इनमें से कोई भी कार्य कारित नहीं किया, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्या एक गरीब व्यक्ति अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु तो दवाई की दुकान से दवाइयाँ चुराता है? क्या को बचाव मिलेगा? इनमें से किसी भी बात का यहाँ पर बचाव से नहीं मिलेगा। पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, उसने वाई को धक्का दे दिया जो कि डूब गया। एक्स ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया।
आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता जबकि कार्य किया जाता है। कैसे? क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद बहुत फेमस है। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफन में किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉलरिज ने ये टिप्पणी की थी। इसके बाद में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एंड स्टीफन आवश्यकता से संबंधित वाद है, बिल्कुल सही है। एक राज्य बनाम के एम नानावती गंभीरम अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। ठीक है। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का प्रसिद्ध वाद आपराधिक दायित्व के साधारण अपवादों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से, आवश्यकता से संबंधित है। जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसा शिशु समझा जाता है अपराध करने में अक्षम। डोली इनकैपेक्स का भी सिद्धांत से कहते हैं। सेक्शन 82 भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया मतलब डोली इनकैपेक्स को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में दी गई है? 82 में क्या एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है? क्या दोषी है? तो यहाँ पर क्या किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है जो कि शिशु के द्वारा की जाती है यदि उस शिशु की आयु है कितने वर्ष से कम? 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सही तरीके से मिलान करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रेक्स बनाम लेविट, तबुचेतिया बनाम असम राज्य, विजन बनाम केरल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद, ये किससे रिलेटेड है ना? इन्हें क्या करना है? हमें मैच करना है। तो रेक्स बनाम लेविट का जो केस है ये किससे संबंधित है? तथ्य की भूल से संबंधित है। रेक्स बनाम लेविट किससे संबंधित है? तथ्य की भूल से। तबुचेतिया बनाम असम राज्य उन्मत्ता से, विजन बनाम केरल राज्य षड्यंत्र से और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद हत्या से। तो 4, 3, 2, 1 ये हमारी सही सीरीज होगी। सी आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत किसी शिशु के कार्य की प्रकृति समझने में सक्षम माना जाता है जबकि वो हो क्या है? 7 वर्ष से अधिक है परंतु 14 वर्ष से कम क्या है? आयु का बच्चा है। 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकर्षित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है? तो जो पागल है वो अपराध नहीं कर सकता, ऐसा माना गया है। कहाँ पर? धारा 84 में, कि उसे समझ ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो मैकनाटन का वाद विकर्षितता से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह तय करने का निर्णायक समय कौन सा होता है कि वो कार्य करते समय पागल था या फिर नहीं था? विकर्षितता की दशा को साबित करने का भार किस पर होता है? तो जो कह रहा है कि मैं पागल था तो उसी पर होगा, मतलब सिंपल सी बात है। किस पर होगा? अभियुक्त पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ड, ये गलत है। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का वाद है। दुराशय आर बनाम प्रिंस है, बिल्कुल सही। चित्त विकृति मैकनाटन है और मत्ता वासुदेव बनाम पेप्सो राज्य है। यह अस्वेच्छा मत्ता के प्रभाव में क्या को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ यह दोषी है अपराध से। तो उसने कैसा अपराध किया है? तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया क्योंकि वो क्या था उस टाइम पे इतना ड्रंक था, लेकिन ड्रंक किसके द्वारा की गई है? उसकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए, उसकी इच्छा नहीं थी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? सेक्शन 85। निम्नलिखित में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का वाद। वासुदेव बनाम पेप्सो राज्य AIR 1956 एक सूचक निर्णय है, किससे रिलेटेड? मद्यपान पर। एक मत व्यक्ति को भी बचाव का लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? जब उसकी मत्ता स्वैच्छिक मत्ता ना हो, जब मत्ता कैसी हो? अस्वैच्छिक मत्ता हो। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध नहीं है?
मृत्यु कारित करने की सहमति और घोरोपति कारित करने की सहमति। एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा दे देता है। इस मामले में क्या होगा? इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति स्वतंत्र सहमति क्या नहीं मानी जाएगी? स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। तो धारा 90 में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के दिन सहमति स्वतंत्र सहमति है यदि वह कैसे दी गई है? 12 वर्ष से अधिक आयु के शिशु के द्वारा दी गई है। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्प से अगर कोई काटा हुआ है उसे ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने आप को कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। तो सपेरा किसके लिए दायी होगा? यहाँ पर सपेरा दायी है किस अपराध के लिए? हत्या के लिए। क्या एक डॉक्टर गर्भवती स्त्री की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम दिया गया है? तो सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है। यह कोई बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से क्या उस बाघ पर गोली चला देता है? क्या की गोली से यह की मृत्युकारक घाव हो जाता है? क्या दोषी है? यहाँ पर किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। एक डॉक्टर है, अपने मरीज बै को यह बताया कि उसे एड्स हो गया। सुनकर बै की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि क्या है उसने सद्भावना पूर्वक संसूचना उसे दी थी। डकैतों के गिरोह द्वारा तुरंत हत्या की धमकी बस एक लोहार ने एक झोरी की तिजोरी तोड़कर खोल दी। इस मामले में क्या होगा? इस मामले में लोहार डकैती के गिरोह का सदस्य होने का दोषी होगा या फिर नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि लोहार क्या है किसी भी आपराधिक दायित्व का दोषी नहीं है, वो मुक्त होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बंद करती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती? तो धारा बात करती है 95 कि छोटी छोटी बातों को आप क्या नहीं करेंगे? कोर्ट में लेके नहीं आएंगे। मैक्सिमम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स का तात्पर्य है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। विधि तुच्छ एवं महत्वहीन मामलों में कार्रवाई कोई भी नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो जयदेव बनाम राज्य का वाद व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उपलब्ध है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बिना आयु अथवा सक्षमता की अपेक्षा के सभी को मिलेगा। किसी अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। जालसाजी में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है? अहमद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। पागलपन के प्रभाव में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर कै किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु कै को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपराध का भी क्या मिलेगा? अधिकारी होगा, उसे अधिकार होगा। क्लियर? नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों में जहां हमला, मृत्यु या घोरपति कारित किए जाने के युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है वहां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार के कार्यान्वयन में स्वेच्छा क्या किया जा सकता है? मृत्यु कारित करने तक की होगी। क्लियर? नेक्स्ट है स्वयं की प्रतिरक्षा के बारे में क्या सत्य नहीं है? मानहानि के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। ये बात गलत है बिल्कुल। कह रहे कि किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? तो बलात्संग कारित करने के आशय से किए गए हमले में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित कर सकता है? तो कब कर सकता है? धारा 100 में जो प्रावधान दिए गए हैं वहां पर। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्नलिखित में से मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता। सदोष अवरोध में। नेक्स्ट है न्यायालय
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो कहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश बनाम राम स्वरूप के वाद में। इस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, तो किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किए गए हमले में। नेक्स्ट है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका होगी। कैसे अपराध की? जब डकैती। फिर कह रहा है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, तो कब उपलब्ध नहीं है? आपराधिक न्यायसंगत के अपराध के प्रति। संपत्ति की प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, तो अगर चोरी की जा रही है मात्र, तो वहां पर मृत्यु कारित आप नहीं कर सकते। 100 क्वेश्चन आईपीसी के कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन 106 तक ऑलमोस्ट 100 तक ही हुए हैं वैसे भी, क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से रिलेटेड नहीं हुए भी। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। और आगे भी हम ऐसी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।